नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% की दर से कर लगाने का फैसला किया। कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। डिजिटल इंडिया मिशन की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित किया और जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक संपन्न हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेपर 3 के टॉपिक गरीबी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जारी किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अत्यधिक गरीबी को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अत्यधिक गरीबी किसी व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत न्यूनतम मानकों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है। ये सूचकांक सतत विकास लक्ष्य 1 को प्राप्त करने में मदद करता है। सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने पर केंद्रित है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 110 विकासशील देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अत्यधिक बहुआयामी गरीबी को मापता है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर बहुआयामी गरीबी के स्तर को सफलतापूर्वक कम करते हुए आधा कर दिया है और विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.6 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब ही हैं। सभी गरीब लोगों में से लगभग 2/3 मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। हालांकि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल आबादी के केवल 10% लोग ही निम्न आय वाले देशों में रहते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत उन 25 देशों में से एक है जिसने 15 वर्षों के भीतर बहुआयामी गरीबी के स्तर को सफलतापूर्वक कम करते हुए आधा कर दिया है। 2005-6 से 2019 से 21 के बीच भारत में लगभग 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। भारत में गरीबी की व्यापकता 55.1% से घटकर 16.4% हो गई है। भारत में सभी संकेतकों में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे गरीब राज्यों और समूहों में सबसे तेज प्रगति हुई है। सबसे तेज प्रगति करने वाले गरीब समूहों में बच्चों और वंचित जाति समूहों के लोग भी शामिल हैं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य के तहत 2 संकेतक हैं: पोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा के तहत 2 सूचकांक हैं: स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति। और जीवन स्तर के तहत शामिल है खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास और परिसंपत्ति। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% की दर से कर लगाने का फैसला किया है। ये कर लगाए गए दावों के पूर्ण मूल्य या फिर भुगतान किए गए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य पर लगाया जाएगा। हालांकि ये कर प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया गया है, चाहे उनमें कौशल की आवश्यकता हो या फिर वे संयोग पर आधारित हों। और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करेगी। ये संशोधन ऑनलाइन गेमिंग को शामिल करने के लिए किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग इंटरनेट पर खेला जाने वाला एक गेम है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर या मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से इसे खेल सकते हैं। भारत में विनियमन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस संदर्भ में कुछ कानून पारित किए हैं। इन कानूनों के माध्यम से ऑनलाइन स्किल गेम सहित सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 को लागू किया गया था। इसके अलावा इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम को भी लागू किया गया। इन नियमों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने लागू किया है। इस संशोधन के तहत ऑनलाइन गेमिंग, मध्यवर्ती संस्थान, ऑनलाइन गेमिंग स्वनियामक निकाय आदि को परिभाषित किया गया है। साथ ही इसके तहत मध्यवर्ती संस्थानों के लिए कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। ये ऐसे किसी भी खेल पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें सट्टेबाजी और दांव लगाना शामिल है। इसमें विनियमन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऑनलाइन गेम से लोगों का रवैया आक्रामक हो सकता है और वे प्रौद्योगिकी पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं। ज्यादा गेम खेलने की वजह से नींद न आना, तनाव, चिंता, अवसाद जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा ये गेम्स बच्चों के स्कूल और उनके शैक्षिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है।
कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। ओडिशा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये मुख्य तौर पर कोंध या कंध नामक ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा में उड़िया लिपि का उपयोग होता है। खोंडी और गुमसाई इसके उपभाषाएं हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। हालांकि मूल संविधान में 14 भाषाएं ही शामिल थी और बाकी भाषाओं को बाद में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 1967 में और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में और इसके अलावा 2003 के 92वें संशोधन के माध्यम से इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को शामिल किया गया था। नई भाषा का समावेश करने के लिए वर्तमान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि एक निश्चित मानदंड को विकसित करने के लिए सरकार ने 1996 में पाहवा और 2003 में सीताकांत महापात्र समितियों का गठन किया था, लेकिन ये संबंधित मानदंड विकसित करने में सफल नहीं हो सकी थी। दरअसल किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से कई लाभ प्राप्त होते हैं और यही कारण है कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अक्सर ये मांग उठाते रहते हैं कि उनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दरअसल भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है और साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। और अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया मिशन की। हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन ने अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई है। डिजिटल इंडिया मिशन को 2015 में भारत सरकार के एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना था। इसने प्रौद्योगिकी के उन्नयन और डिजिटल माध्यमों से लाखों भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके तहत की गई पहलें हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, भीम, ई गवर्नेंस आदि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन के कई क्षेत्र हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड को कम करना। इसके तहत भारत नेट जैसी परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है। इससे लाखों ग्रामीण भारतीय सशक्त हुए हैं। इसके अलावा डेटा क्रांति के क्षेत्र में देश में अब तक 850 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह डेटा खपत 19.5 GB है। साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए अकेले वर्ष 2023 में 82 बिलियन डिजिटल लेन देन किए गए। वित्तीय समावेशन भी इसके तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने जैम ट्रिनिटी के जरिए भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैम ट्रिनिटी का मतलब है जनधन आधार मोबाइल का संयोग। डिजिटल इंडिया मिशन ने ई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रक्रियाओं को सरल किया है। साथ ही आवश्यक सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाया है। हालांकि इसमें नागरिकों की निजता यानी कि प्राइवेसी को सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। डिजिटल डिवाइड यानी कि ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच, अमीर और गरीब के बीच इंटरनेट सेवाओं को बराबर करना। हालांकि डिजिटल इंडिया मिशन के लिए आगे भी कई राह हैं, जैसे कि भारत नेट परियोजना को पूरा करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के 3 क्षेत्र और हैं, जिसमें नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना शामिल है। प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है और ई गवर्नेंस तथा मांग आधारित सेवाएं। और अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक ईडी के कार्यकाल का ये विस्तार कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में उसके 2021 के फैसले का उल्लंघन है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौजूदा ईडी प्रमुख के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया था कि उच्च पदस्थ अधिकारियों को केवल सार्वजनिक
सार्वजनिक हित में और लिखित कारणों के आधार पर ही सेवा विस्तार दिया जा सकता है। न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में किए गए संशोधनों को भी बरकरार रखा। इन संशोधनों के मुताबिक केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा सकती है। ये संशोधन तब लाया गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अपने फैसले में कहा कि कार्यकाल का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में सीमित समय के लिए ही दिया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक संगठन है। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत है। इसकी स्थापना 1956 में वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। ये धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 को लागू करता है। प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति CVC अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है। प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे कि राजनीतिक कार्यपालिका का हस्तक्षेप। साथ ही ईडी के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है। इसे CVC अधिनियम 2003 द्वारा शासित किया जाता है। आपको बता दें कि निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्यों में शामिल है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग का प्रभारी सचिव इसका सदस्य होता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का प्रभारी सचिव इसका सदस्य होता है। सतर्कता आयुक्त इसका सदस्य होता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रभारी सचिव इसका सदस्य होता है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक। दिल्ली में आयोजित GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत करों की दरों में बदलाव पर फैसला लिया गया, जिसमें सिनेमा हॉल में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ, बिना पके या बिना तले हुए स्नैक्स, फिश सॉल्युबल पेस्ट पर लगने वाले GST की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं जिन चीजों को छूट दी गई है उनमें शामिल है कैंसर और दुर्लभ रोगों की दवाओं, निजी कंपनियों द्वारा इसरो को दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST की दर घटाकर 0 कर दी गई है। इसके अलावा कर की दर में वृद्धि की गई है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस पर GST की दर बढ़ाकर 28% तक कर दी गई है। आपको बता दें कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण को 1 अगस्त 2023 तक स्थापित किया जाएगा। न्यायाधिकरण का उद्देश्य कर विवादों का निपटान करना है और उच्चतर न्यायपालिका पर विवादों के बोझ को कम करना है। न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में होगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य शामिल होंगे। तकनीकी सदस्यों में से एक की नियुक्ति केंद्र द्वारा और दूसरे की नियुक्ति राज्यों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मुख्य पीठ के अतिरिक्त राज्यों में भी इसकी पीठ स्थापित की जाएगी। साथ ही GST के बेहतर अनुपालन के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और GST में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरण को रोकने के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। GST परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत की गई थी। इस अनुच्छेद को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी स्थापना GST के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए की गई थी। और आइए अब चर्चा करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से इस कानून पर अक्टूबर 2023 तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। ये अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है। साथ ही ये किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को वैसा ही बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था। इस अधिनियम में ये छूट है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले पुरातात्विक स्थलों को छूट दी गई है और इसमें अयोध्या भूमि विवाद को भी छूट दी गई है। अगला टॉपिक है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तुर्की इस समूह में शामिल होने के स्वीडन के प्रयास का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका परिचालन मुख्यालय मोन्स बेल्जियम में है। इसका गठन 1949 में वॉशिंगटन संधि के द्वारा किया गया था। नेटो को यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन USSR के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। ये सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के माध्यम से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नेटो का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सदस्य देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और सहयोग को बढ़ावा देता है। संबंधित क्षेत्र के तहत संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आपको बता दें कि समूह में शामिल होने के इच्छुक देश को सभी सदस्यों की सहमति के बाद प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में इसके 31 सदस्य हैं। फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश था। विडॉलरीकरण।
बांग्लादेश और भारत ने रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया है। ये विडॉलरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विडॉलरीकरण का मतलब है देशों द्वारा अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। इसमें देशों के द्वारा अपने व्यापार और आर्थिक भंडार को बढ़ाने में अपनी स्वयं की मुद्रा या फिर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना शामिल है। ये क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करेगा। इसके तहत ये दोनों देश व्यापार के लिए धीरे धीरे बांग्लादेशी मुद्रा टका को भी अपनाएंगे। मुद्रा की विनिमय दर बाजार की मांग और इस प्रक्रिया में शामिल बैंकों के अनुसार तय की जाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक CBDC और यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को लागू करेगा। RBI ने CBDC को वर्ष 2022 में लॉन्च किया था। इसे डिजिटल रुपया रुपया के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई घटक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं। इसे कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी किया जा रहा है। इसे वित्तीय मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। उपयोगकर्ता बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा डिजिटल रुपए का लेन देन कर सकेंगे। समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना। हाल ही में इस योजना के तहत 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों का पैनल बनाया गया है। साथ ही 75,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का एक अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये कपड़ा मंत्रालय का कौशल विकास से संबंधित एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। साथ ही ये एक मांग आधारित और रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना की कार्यान्वयन अवधि मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य है मांग संचालित रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना, पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। केंद्रीकृत वेब आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित की गई है। और आइए बात करते हैं संरक्षित क्षेत्रों की, जो कि सुर्खियों में रहे हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये नीलगिरी जैव अभयारण्य का हिस्सा है। इसकी सीमाएं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से लगती हैं। यहाँ अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पर्वतीय घास भूमियां और झाड़ियां पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ रोडोडेंड्रोन, रसभरी और काली जामुन आदि के वृक्षों के साथ 16 वन भी फैले हुए हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में बार्किंग डियर, भारतीय हाथी, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, चीता, भारतीय तेंदुआ और सियार आदि पाए जाते हैं। शेल्फ क्लाउडेड। हाल ही में उत्तराखंड में शेल्फ क्लाउडेड दिखाई दिए। शेल्फ क्लाउडेड को ऑक्स क्लाउड भी कहा जाता है। ये बादल सामान्य तौर पर शक्तिशाली तूफान प्रणालियों से जुड़े होते हैं और कई बार उन्हें वॉल क्लाउडेड, फनल क्लाउडेड या रोटेशन के रूप में वर्णन किया जाता है। ये बादल कभी कभी कपासी वर्षा मेघ के नीचे देखे जाते हैं। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक सघन ऊर्ध्वाधर रूप से अत्यधिक ऊंचाई तक फैले हुए बादल होते हैं, जो तीव्र वर्षा का कारण बनते हैं। शेल्फ क्लाउड का निर्माण तब होता है जब कपासी वर्षा मेघ से आने वाली ठंडी वायु स्थल पर पहुंचती है। ये ठंडी वायु स्थल पर तेजी से फैल जाती है और स्थल पर मौजूदा गर्म नम वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। जैसे ही वायु ऊपर उठती है, जलवाष्प सेल्फ क्लाउड के पैटर्न में संघनित हो जाती है। अगला टॉपिक है गुइलेन बैरे सिंड्रोम। पेरू ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों की वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित एक दुर्लभ विकार है। इस विकार में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका यानी पेरिफेरल नर्वस तंत्र पर हमला कर देती है। पेरिफेरल नर्वस तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर अवस्थित तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है। ये संक्रामक और वंशानुगत विकार नहीं है। इसका सटीक कारण भी पता नहीं है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम का अभी तक कोई सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। अगला टॉपिक है ब्रूसिलोसिस। हाल ही में केरल में एक बच्चे में ब्रूसिलोसिस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये ब्रुसेला जीवाणु की कई प्रजातियों के कारण फैलने वाला एक जीवाणु जन्य रोग है। ये मुख्य रूप से मवेशियों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है और बाद में इन जानवरों से मनुष्यों में फैल जाता है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इन लक्षणों में बुखार, कमजोरी, अस्वस्थता और वजन कम होना शामिल है। ब्रुसेला मेलिटेंसिस मानव में ब्रूसिलोसिस संक्रमण फैलाने वाली सबसे प्रचलित प्रजाति है।
खेर पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो खारची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। इसमें संरक्षक देवता केर की पूजा की जाती है। त्योहार के दौरान एक संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए अगरतला के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके दौरान लोगों को आग जलाने, नृत्य करने, गाने, यहाँ तक कि जूते पहनने की अनुमति भी नहीं होती है। ये त्योहार पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में भी आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।